नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। अब देखिए नए रंग नए जोश के साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर, 30 मिनट में दिन की 24 बड़ी खबरें सीधे रिपोर्टर्स के साथ। सबसे पहले शो की 4 बड़ी खबरें। मृत्युंजय सिंह के साथ देखेंगे मुंबई की 21 मंजिला इमारत में आग पर 6 घंटे में पाया गया काबू। आग बुझाने वाले की आग में झुलसकर मौत। प्रतिमा मिश्रा बता रही हैं कि दिल्ली में सरकार के लिए जोड़ तोड़। कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान का दावा, सिसोदिया ने खुद को बताया सीएम का दावेदार। जगविंदर पटियाल के साथ देखेंगे अलग एसजीपीसी बिल को लेकर केंद्र सरकार की हरियाणा सरकार से ठनी। केंद्र ने कहा बिल वापस लो। और गणेश ठाकुर बताएंगे यूक्रेन रूस की सीमा पर मलेशियाई विमान मिसाइल हमले का शिकार, 298 लोगों की मौत। ओबामा बोले विद्रोहियों ने किया हमला। आगे देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें जामिया नगर थाने में इस वक्त उनसे पूछताछ हो रही है। विवादित पोस्टर लगाने के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता दिलीप पांडे को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जामिया नगर थाने में दिलीप पांडे से पूछताछ की जा रही है। आपत्तिजनक पोस्टर लगाने का आरोप है दिलीप पांडे पर और इसी संदर्भ में दिलीप पांडे से जामिया नगर थाने में पूछताछ हो रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दिलीप पांडे और उन्हें गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली में कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान का दावा, आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा था कि अगर कांग्रेस को है केजरीवाल से दिक्कत तो मैं बनूंगा सीएम। ओखला से विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को खुफिया वीडियो जारी किया था। दावा किया गया था कि आप नेता इलियास आजमी कांग्रेस से सरकार बनाने के लिए समर्थन मांग रहे थे। अब आसिफ मोहम्मद ने एबीपी न्यूज पर एक और खुलासा किया। खुलासा ये कि मनीष सिसोदिया ने उनसे कहा था कि अगर कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल से दिक्कत है तो वो खुद सीएम बनेंगे। सिसोदिया जी ने हमें मैसेज मोबाइल पे आज भी हमारे पास रिकॉर्ड है। अगर केजरीवाल जी पे अगर कांग्रेस एग्री नहीं है, उनसे नाराज है, तो अब मैं सीएम का दावेदार हूं। हालांकि आसिफ वो एसएमएस नहीं दिखा पाए जिनका दावा मनीष सिसोदिया के हवाले से किया गया था। दिल्ली में सरकार बनने की हलचल के बीच केजरीवाल सोमवार सुबह 10 बजे उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलेंगे। बीजेपी में शामिल होने को तैयार थे आम आदमी पार्टी के कई विधायक। ये दावा है दिल्ली बीजेपी के नेता रामवीर बिधूड़ी का। उन्होंने ये भी कहा कि हम चुनाव नहीं चाहते हैं और केजरीवाल साहब के साथ वो लोग कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। हमारी पार्टी लीडरशिप ने ये जो प्रस्ताव में उनके पास लेकर गया था आम आदमी पार्टी के विधायकों का, उन्होंने इसको स्वीकार करने से मना कर दिया। रामवीर सिंह बिधूड़ी अपनी पार्टी की असलियत बता रहे हैं। हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त और तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रही है। इसके बावजूद हमारे सारे के सारे विधायक एकजुट हैं। केजरीवाल पिछले कई दिनों से बीजेपी पर उनके विधायक खरीदने की नाकाम कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली में विधायकों की खरीद फरोख्त की कहानी में रोज आ रहा है एक नया ट्विस्ट। रोहिणी से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग की शिकायत पर पुलिस ने एक शख्स को धर दबोचा। राजेश गर्ग की शिकायत पर पुलिस ने इकबाल मारवाह नाम के इस शख्स को धर दबोचा। गर्ग के मुताबिक इकबाल मारवाह ने उनके घर आकर उनको बीजेपी में शामिल होने का लालच दिया। आरोपी इकबाल मारवाह ने बीजेपी से कोई संबंध नहीं होने की बात की है, लेकिन राजेश गर्ग ने पुलिस को कई ऐसी तस्वीरें दी हैं जिसमें मारवाह बीजेपी नेताओं के साथ है। जो बीजेपी का चरित्र पहले हम कई बार उजागर कर चुके हैं, वो लालच देके, प्रलोभन देके खरीदने के लिए आया था। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल पहले ही दावा कर चुके हैं कि बीजेपी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ एक नया कैंपेन लॉन्च किया है और इसको नाम दिया गया है ह्यूमन बैनर कैंपेन। जो बैनर आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक तरफ वो नारा जो नरेंद्र मोदी ने चुनाव अभियान के दौरान दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और सरकार बनने के बाद जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उसी को याद दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी ने आगे लिखा है क्या हुआ तेरा वादा। उनका वादा था कि महंगाई हम कम करेंगे। उन्होंने स्लोगन भी दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उन्होंने क्या किया? अगर इस तरह के ये कैंपेनिंग को देखा जाए तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा में आज दिल्ली का बजट पेश किया गया। खास बात ये रही कि इस बजट के बाद दिल्ली में बिजली के दाम घटेंगे। 400 यूनिट तक की खपत पर सरकार सब्सिडी देगी। 200 यूनिट तक की बिजली की खपत पर ₹1.20 की सब्सिडी मिलेगी। वहीं 200 से 400 यूनिट तक की खपत पर
प्रति यूनिट 80 पैसे की सब्सिडी मिलेगी। 100 से 200 यूनिट तक और 201 से 400 यूनिट तक उनके ऊपर बोझ ना आए और इन दोनों श्रेणियों में ₹1.20 और 80 पैसे दूसरी श्रेणी में उनको सब्सिडाइज किया जाएगा, जिससे कि बढ़ता हुआ दर उनके ऊपर लागू नहीं होगा। इसके लिए 260 करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में दिल्ली की बिजली के लिए कमजोर वर्गों के लिए दिया गया है। इस बजट की दूसरी सबसे अहम बात ये रही कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है दिल्ली वासियों पर। दिल्ली में बजट को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूछा है कि जब उनकी सरकार ने दिल्ली में सब्सिडी दी थी तो बीजेपी हंगामा मचा रही थी, अब वही काम वो क्यों कर रही है। तो बीजेपी को एक्सप्लेन करना चाहिए कि जब वो विपक्ष में तो तब बेवकूफ लोगों को बेवकूफ बना रहे थे और आज सत्ता में है या अब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरी बात, 260 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला दिल्ली वालों, क्योंकि दिल्ली वालों को अगर पहले से ही 700 करोड़ की सब्सिडी मिली, 500 करोड़ रुपए पहले था, उसके बाद 200 करोड़ रुपए जोड़कर 700 करोड़, 260 करोड़ में तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो बेसिकली ये बजट दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को बिजली बिल में 50% सब्सिडी देने का वादा किया था और उसे पूरा भी किया था। मुंबई में 21 मंजिला इमारत में लगी आग बुझाई गई। हेलीकॉप्टर की मदद से बचाए गए फंसे हुए लोग। फायर ब्रिगेड के एक कर्मचारी की मौत। मुंबई के अंधेरी इलाके की लोटस पार्क बिल्डिंग में लगी आग इतनी भयानक थी कि बचाव के काम में कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टरों की मदद भी लेनी पड़ी। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में सुबह अचानक आग लग गई थी। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के 35 कर्मचारी बिल्डिंग में ऊपर गए, लेकिन आग बढ़ने की वजह से बिल्डिंग की छत पर 8 से 9 कर्मचारी फंस गए। बाद में करीब 3 बजे हेलीकॉप्टरों की मदद से उन्हें निकाला गया। आग में 6 लोग झुलस गए और बिल्डिंग में फंसे एक फायर ब्रिगेड के कर्मचारी की इस हादसे में मौत हो गई, लेकिन किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा। लोटस बिजनेस पार्क बिल्डिंग में अभिनेता ऋतिक रोशन समेत कई नामी लोगों के दफ्तर हैं। अलग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाए जाने को लेकर हरियाणा और केंद्र सरकार में ठनी। केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर कहा, अलग एसजीपीसी का बिल असंवैधानिक। अलग एसजीपीसी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। देश के गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने हरियाणा के मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी में कहा, अलग एसजीपीसी के लिए विधानसभा में पास हुआ बिल असंवैधानिक है। विधानसभा के पास ऐसा कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। हरियाणा सरकार राज्यपाल को सही जानकारी दे और उनसे बिल को दी गई मंजूरी वापस लेने की अपील करे। इस चिट्ठी के जवाब में हरियाणा सरकार ने कहा है कि किसी को बिल पर आपत्ति है तो वो कोर्ट जाए। इस विवाद के बीच शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी की शनिवार को आपात बैठक बुलाई गई है। A letter has been written by Home Ministry to Chief Secretary of Haryana questioning the legislative competence of Legislature of State of Haryana to enact a separate SGPC Act and directing that Governor should withdraw assent. अलग एसजीपीसी का मुद्दा और गरमाने वाला है। कल अकाली दल की आपात बैठक हो रही है। केंद्र सरकार भी इस मसले पर सख्त रुख दिखा चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या अलग एसजीपीसी का मसला कोर्ट में जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर में काला धन पर सरकार बोली, खाते वालों के नाम नहीं बता सकते। विदेशों में काला धन जमा कराने वाले करीब 700 भारतीयों के नाम का खुलासा नहीं करेगी मोदी सरकार। ये बात आज लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान से साफ हो गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि विदेशों में काला धन जमा करने वाले करीब 700 भारतीयों की सूची फ्रांस सरकार ने दी है, लेकिन फ्रांस ने इनके नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त रखी है। जब फ्रेंच सरकार ने भारत को वो दिया था तो उस वक्त एक अंडरटेकिंग भारत की तरफ से दी गई थी कि इनके नाम, फ्रेंच ने वो अंडरटेकिंग मांगी, इस कंडीशन के ऊपर दिया कि इसके नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह भी भरोसा दिलाया कि काला धन जमा कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। क्या समलैंगिकता को लेकर बदल रहा है बीजेपी का नजरिया? ये सवाल डॉक्टर हर्षवर्धन के एक बयान की वजह से उठ खड़ा हुआ है। डॉक्टर हर्षवर्धन से जब समलैंगिकों के मानवाधिकार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश के सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करना सरकार का काम है। ये राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात आपने कही है, तो देखिए मैंने ये कहा है कि हर जो ह्यूमन बीइंग है उसका एक ह्यूमन राइट होता है
और ह्यूमन राइट ऐसा नहीं होता है कि किसी ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन राइट होता है, किसी दूसरे का नहीं होता है। सबका होता है और सबका होता है। सबके ह्यूमन राइट्स की रक्षा होनी चाहिए और सबके ह्यूमन राइट्स की रक्षा करने का जो कर्तव्य है और जिम्मेदारी है ये सरकार की है और सरकार को उसकी चिंता करनी चाहिए। ये मैंने कल भी कहा था, आज आप फिर पूछ रहे हैं, फिर कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अब तक समलैंगिकता को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताकर उसका विरोध करती रही है। यहाँ तक कि पार्टी ने समलैंगिकता को अपराध बताने वाले धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन भी किया था। लोकसभा स्पीकर ने वित्त मंत्री की तुलना भगवान श्री कृष्ण से की। सुमित्रा महाजन ने कहा कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, ठीक उसी तरह अरुण जेटली ने विपक्ष को सरकार की तरफ से अकेले ही जवाब दिया। आज मैं बधाई देती हूँ, पूरा प्रश्नोत्तर काल गोवर्धन पर्वत जैसा एक ही मिनिस्टर ने तोल के रखा, बहुत अच्छे से, बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर तो कई लोगों को बारिश से बचाया था, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही के दौरान अरुण जेटली ने ऐसा क्या कर दिखाया कि स्पीकर ने उनकी तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर दी। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह ने नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत संघ के दूसरे बड़े नेताओं से मुलाकात की है। खबर है कि मुलाकात में महाराष्ट्र चुनाव और बीजेपी की नई टीम के बारे में भी चर्चा की गई है। अमित शाह जैसे ही नागपुर हवाई अड्डे पर पहुंचे, उनके स्वागत के लिए वहां बड़ी तादाद में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इनमें महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, नेता विपक्ष विनोद तावड़े भी शामिल थे। अमित शाह ने दीक्षा भूमि जाकर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। बाद में अमित शाह ने संघ दफ्तर में आरएसएस के सीनियर नेताओं से मुलाकात की। अमित शाह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में खास तौर पर महाराष्ट्र चुनाव के लिए रणनीति पर विचार किया गया। देश की कुर्सी तो बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन उसके सामने चुनौती है महाराष्ट्र समेत कई दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में परचम लहराने की। मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय फिर एक बार विवादों में। एक लेक्चर में महात्मा गांधी को जातिवादी बताया। देश भर में अरुंधति रॉय की आलोचना हो रही है। बुकर पुरस्कार से सम्मानित लेखिका अरुंधति रॉय ने तिरुवनंतपुरम में केरल यूनिवर्सिटी में कहा, महात्मा गांधी जातिवादी थे। अरुंधति ने आगे कहा, अब वक्त आ गया है कि गांधी के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी के नाम बदल देने चाहिए। नाम बदलने की शुरुआत महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से ही करनी चाहिए। जाने माने दलित नेता महात्मा अय्यनकली स्मृति समारोह में बोलते हुए अरुंधति ने 1936 में महात्मा गांधी के एक लेख का जिक्र करते हुए कहा कि गांधी ने सलाह दी थी कि सफाई करने वाले मलमूत्र को खाद में बदल दे। इससे उनके दलितों के प्रति व्यवहार और जाति प्रथा के समर्थन की बात पता चलती है। अरुंधति की इन टिप्पणियों पर नेताओं से लेकर बुद्धिजीवियों तक ने आलोचना की है। अरुंधति कश्मीर पर भी विवादित बयान दे चुकी है। अरुंधति राय ने महात्मा गांधी को जातिवादी बताया है। गांधी के परपोते तुषार गांधी ने कहा कि अरुंधति बापू को समझ नहीं पाई। अरुंधति रॉय बापू को समझ नहीं पाई है। चंद सालों पहले उन्होंने एक और बयान दिया था जहां उन्होंने ये नक्सलवादी माओइस्ट को गांधीयंस विद गन्स कहा था। दूसरी तरफ बीजेपी नेता और दलित चिंतक उदित राज ने अरुंधति राय के बयान का समर्थन किया है। गांधी जी जाति व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन छुआछूत के बड़े खिलाफ। वो जाति व्यवस्था को प्रोटेक्ट करके, यानी उस संस्था को बचा करके रखना चाहते। लेकिन कांग्रेस ने अरुंधति राय के बयान की निंदा की है। सांसद आनंद शर्मा बोले कि सस्ती लोकप्रियता के लिए अरुंधति राय ने गांधी पर दिया बयान। अरुंधति को विवादों में रहने की आदत है। सवाल यह है कि महापुरुषों को कोसना कितना सही। क्या चर्चा में बने रहने के लिए अरुंधति इस तरह के बयान देती रहेंगी? आगे बढ़ेंगे, अगली खबर में पंकज के साथ देखेंगे लखनऊ गैंगरेप में यूपी में बवाल। लखनऊ में गैंगरेप के बाद महिला की हत्या। कल मिला था महिला का लावारिस शव। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में गुरुवार को मिले शव के पोस्टमार्टम में गैंगरेप के बाद हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। महिला की शिनाख्त भी हो गई है। शादीशुदा महिला लखनऊ की रहने वाली थी और एक बड़े अस्पताल में काम करती थी। बताया जा रहा है कि महिला 2 दिन से लापता थी। इस मामले में पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। लापरवाही के आरोप में एक इंस्पेक्टर और एक एएसआई को निलंबित किया गया है। डीजीपी ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। लखनऊ में गैंगरेप के बाद महिला की हत्या करने वाले दरिंदों का अब तक नहीं लगा कोई सुराग। बीजेपी ने दी अखिलेश सरकार को आंदोलन करने की धमकी।
बीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर अपराधी 2 दिन में नहीं पकड़े गए तो पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अभी सरकार के पास कानून का शासन स्थापित करने का आत्मविश्वास है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। अगर कोई घटना घट गई होगी कहीं तो सरकार बहुत प्रभावी कार्रवाई कर रही है। सीएम अखिलेश यादव ने आज इस मसले पर डीजीपी, प्रमुख गृह सचिव और कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के साथ बैठक की। 1993 के सूरत ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री समेत सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया। सूरत ब्लास्ट केस में गुजरात पुलिस को लगा है बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव में गुजरात सरकार के एक पूर्व मंत्री मोहम्मद सुरती समेत सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया। इससे पहले सूरत की टाडा अदालत ने सभी आरोपियों को 10 से 20 साल तक की सजा सुनाई थी। साल 1993 में सूरत रेलवे स्टेशन और गीतांजलि सिनेमा के पास एक ही दिन में 2 धमाके किए गए थे। सूरत में हुए धमाकों में एक छात्रा की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग गंभीर तौर पर घायल हुए थे। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के खिलाफ आज कांग्रेस ने भोपाल में किया जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। व्यापम घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को रोकने के लिए भोपाल पुलिस ने वाटर कैनन का जमकर इस्तेमाल किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के पूरे प्रदेश से आए कार्यकर्ता शामिल हुए। एनएसयूआई की विधानसभा के घेराव का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके प्रदर्शनकारियों को पहले ही रोक दिया। छात्रों के इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और कई कांग्रेस विधायक भी शामिल हुए। व्यापम घोटाले में व्यावसायिक परीक्षा मंडल के जरिए बड़े पैमाने पर फर्जी नियुक्तियां कराने के आरोप लगे हैं। मलेशिया के यात्री बोइंग विमान पर मिसाइल हमले में हुई 298 लोगों की मौत। ये विमान एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहा था। विमान पर यह हमला उत्तरी यूक्रेन में रूस की सीमा के पास हुआ है। ये विमान नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहा था। विमान हमले का शिकार हुए मलेशियाई एयरलाइंस के बोइंग 777 विमान में 283 यात्रियों के अलावा चालक दल के 15 लोग भी सवार थे। लेकिन जैसे ही ये यूक्रेन की सीमा पार कर रूस की सीमा में घुसा, इस पर मिसाइल से हमला कर दिया गया। नीदरलैंड से उड़ान भरने के 4 घंटे बाद इस विमान से संपर्क टूट गया था। भारतीय समय के मुताबिक 6:50 पर यह हमला हुआ था। मलेशियाई विमान पर हुए हमले के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसे आतंकी हमला बताया है। यूक्रेन सरकार ने दावा किया है कि रूस समर्थक विद्रोहियों ने मिसाइल दागकर विमान को निशाना बनाया। जिस समय विमान से संपर्क टूटा, उस समय विमान रूस के हवाई क्षेत्र में घुसने वाला था। जिस इलाके में मलेशियाई विमान पर हमला हुआ है, वहां यूक्रेनी सेना और रूस समर्थक अलगाववादियों के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है। विमान पर हुए हमले के पीछे कौन है, इसकी जांच के लिए अमेरिका ने भी मदद का भरोसा दिया है। Looks like it may be a terrible tragedy. The United States will offer any assistance we can to help determine what happened and why. संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी विमान पर हमले की निंदा की है। मलेशिया के विमान पर हुए हमले के मामले में हुआ है एक नया खुलासा। रशियन टीवी टुडे के मुताबिक हमलावरों के निशाने पर थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। जिस रूट पर यह हादसा हुआ है, उसी रूट से रूस के राष्ट्रपति का प्रेसिडेंशियल विमान भी गुजरा था। ये विमान मलेशिया के शिकार हुए विमान से करीब 40 मिनट बाद उसी रास्ते से गुजरा था। माना जा रहा है कि हमलावरों के निशाने पर रूसी राष्ट्रपति का बोइंग विमान ही था, लेकिन निशाना बन गया मलेशिया का यात्री विमान। एयर इंडिया का भी एक विमान मलेशिया एयरलाइंस के विमान के मार गिराए जाने के 6 मिनट बाद उसी इलाके के नजदीक से गुजरा था। घटना के बाद एयर इंडिया ने फैसला लिया कि उसके विमान यूक्रेन के ऊपर से नहीं उड़ेंगे। दुनिया भर की कई एयरलाइंसों ने भी यूक्रेन के ऊपर से ना उड़ने का फैसला लिया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद नदियों का पानी उफान पर। रामनगर में बाढ़ की विनाशलीला, तेज बहाव में बह गए बाइक सवार। ये देखिए किस तरह रामनगर रानीखेत रोड को पानी ने नदी बना दिया। और ऐसे माहौल में जब 2 बाइक सवारों ने सड़क पार करने की कोशिश की तो तेज बहाव में दोनों बाइक समेत बह गए। दूर खड़े लोग बस देखते रह गए। दोनों युवकों को तो बचा लिया, लेकिन उनकी मोटरसाइकिल पानी के तेज बहाव में बह गई। रामनगर के कई दर्जन गांव पानी में डूब गए हैं। बारिश अभी भी जारी है, जिससे तबाही का खतरा बढ़ गया है। पिछले साल केदारनाथ और बद्रीनाथ में हुई तबाही को अब तक कोई भूला नहीं है। पानी के सैलाब में किस तरह हजारों जिंदगियां खत्म हो गई थी।
गुजरात के जूनागढ़ में बारिश की वजह से ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान। सम्राट अशोक के समय में बने हजारों साल पुराने शिलालेख पर इमारत का मलबा गिरा। मलबे के नीचे दबा ये पत्थर एक ऐतिहासिक धरोहर है। जूनागढ़ में मौजूद सम्राट अशोक के शिलालेख का ये हाल भारी बारिश की वजह से हुआ है। बारिश की वजह से शिलालेख के ऊपर बनी छत और एक दीवार ढह गई, जिसका खामियाजा करीब 2200 साल पुराने इस शिलालेख को उठाना पड़ा। जो क्रैक्स बढ़ रहा था इसका, उस क्रैक को मैं देख के और इसकी रिपोर्ट मैंने हेड ऑफिस में भेजा हुआ था और बहुत जल्दी काम चालू करने वाला था। इस ऐतिहासिक धरोहर पर अशोक के समय में लिखे गए कुल 14 शिलालेख हैं। ये सब ब्राह्मी लिपि में हैं। पुरातत्व विभाग की माने तो इस शिलालेख को कवर करने वाली इमारत जर्जर हालत में थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सूखे की आशंका के बीच किसानों के लिए राहत। दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में अच्छी बारिश। दिल्ली में गर्मी से परेशान लोगों को पिछले 24 घंटों में बारिश से राहत मिली है। यूपी के भी कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। वाराणसी में बारिश से कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। गुजरात के जूनागढ़ में तेज बारिश की वजह से सम्राट अशोक के शिलालेख को ढकने वाली पुरानी इमारत की छत गिर गई। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से भारी बारिश जारी है। बारिश की वजह से चार धाम की यात्रा पर भी नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में अच्छी बारिश होने का अनुमान लगाया है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। रात 12 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। इन बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर जोड़ तोड़, मलेशिया विमान हमला, जांच कहां तक पहुंची इस पर भी नजर, और साथ ही भारत इंग्लैंड लॉर्ड्स टेस्ट का तीसरा दिन। और चलते चलते काका की दूसरी पुण्यतिथि पर उनकी आखिरी फिल्म की रिलीज की कुछ झलकियां। हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर आज उनकी आखिरी फिल्म रियासत रिलीज की गई। रियासत में स्वर्गीय राजेश खन्ना मुख्य भूमिका में है। फिल्म बड़ी मुश्किलों के बाद रिलीज हुई है। निर्देशक अशोक त्यागी के इस फिल्म के पूरा होने से पहले ही राजेश खन्ना का निधन हो गया, लेकिन अशोक त्यागी ने फिल्म की कहानी में कुछ बदलाव करके फिल्म को आज रिलीज कर दिया। राजेश खन्ना के अलावा फिल्म में आर्यमन रामसे, रजा मुराद और आर्यन वैद ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।